हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए निखिल सारडा एंड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स वाला सीए निखिल सारडा इनिशिएटिव। फ्रेंड्स, संडे के 9 बज चुके हैं और आज आपके लिए लेके आओ इकोनॉमिक कैप्सूल नंबर 3। लास्ट कैप्सूल में दोस्तों हमारा एग्जाम्पल वहां जाके रुका था कि हमारी 2 लाख रुपए अनटैक्स्ड इनकम थी, जिसको मैंने यूज कर लिया था। कहाँ यूज किया? 40,000 रुपए की टिकट खरीदी, 40,000 रुपए के कपड़े खरीदे, 1 लाख का आईफोन खरीदा और 2 लाख रुपए के मैंने फूड आइटम्स खरीद लिए। और ये सब के ऊपर दोस्तों जीएसटी पेमेंट किया है और ये सारा के सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ चुका है। इंडिगो के अकाउंट में आ चुका है, रेमंड के अकाउंट में आ चुका है, आईफोन वाले के अकाउंट में आ चुका है और फूड वाले के अकाउंट में आ चुका है। सारा के सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ गया है दोस्तों। जो अनटैक्स था अब उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा अगले साल। किसको? ये चारों को। और साथ ही साथ जीएसटी तो गवर्नमेंट को मिल ही चुका है। दैट मींस दिस 2 लाख इज नो मोर अनटैक्स्ड इनकम, इट्स नो मोर ब्लैक मनी, इट बिकम्स अ व्हाइट मनी। दैट्स व्हाई आई कॉल दिस ब्लैक इकोनॉमी एज पैरेलल इकोनॉमी। मैं इसको क्या कहूंगा दोस्तों? पैरेलल इकोनॉमी कहूंगा। दिन भर इधर से उधर चलता रहता है कंट्री में, क्योंकि ये 2 लाख रुपए हमारे इंडियन टेरिटरी में ही मौजूद है। ये पैसा देश के बाहर नहीं गया है, कंट्री के अंदर ही है। अब बाहर जाता हो उसका पैसे का क्या होता है सर? क्या वो हमारे पैसे काम आते हैं देश के? नहीं, बाहर जाते उसका वो पैसा हमारे देश के काम नहीं आता है जब तक कि उसको कंट्री में वापस नहीं लाया जाए। इसके बारे में लेकिन हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कैप्सूल नंबर 4 में। लेकिन उससे पहले इस कैप्सूल में ये डिस्कस करेंगे कि 2 लाख रुपए जो बैंकिंग चैनल में आ तो गए, अब ये काम कैसे आते हैं। इसके लिए आपको एक चीज आज बताऊंगा मैं, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। मनी मल्टीप्लायर। इसको हम एक सुंदर सा एग्जाम्पल से हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा 2 टर्म्स आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। एक है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। ज्यादातर लोगों को आपको मालूम होगा सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो, जो कि फिलहाल 4 से 4.5% के आसपास चल रहा है, लेकिन मैं 4% अज्यूम करता हूं। ठीक है, अभी क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताता हूं। एक होता है एसएलआर, जिसे कहते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये करीब करीब 24 से 20% के आसपास रहता है, सॉरी। अब ये होते क्या है दोनों? सीआरआर मतलब बैंक को अपनी टाइम लाइबिलिटी और डिमांड लाइबिलिटी का, नेट टाइम लाइबिलिटी और डिमांड लाइबिलिटी का कुछ परसेंट हिस्सा कैश फॉर्म में रखना पड़ता है, लिक्विड फॉर्म में रिजर्व फॉर्म में रखना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही बैंक को अपनी टाइम और डिमांड लाइबिलिटी का कुछ पैसा लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना पड़ता है। एक है कैश और एक है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट्स की एक प्रॉपर लिस्ट है, जैसे शेयर्स रख सकते हैं, गोल्ड रख सकते हैं। ये सब चीजों में फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करूंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब देखिए, टाइम लाइबिलिटीज और डिमांड लाइबिलिटीज दो अलग अलग चीजें होती है। टाइम लाइबिलिटी मतलब बैंक को ये पता है कि उनको ये पैसा कब देना है, दे नो द टाइम। जैसे मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, अब ये फिक्स डिपॉजिट कब मैच्योर होगा ये बैंक को पता है कि भैया इस दिन मैच्योर होगा और इस दिन हमको पैसे देने हैं। ऐसी अब बैंक के लिए तो लाइबिलिटी है ना, बैंक को देना है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज टाइम लाइबिलिटी। और डिमांड लाइबिलिटी क्या हुआ? जो हमारे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा होता है वो है डिमांड लाइबिलिटी। आप कभी भी बैंक में मुंह उठा के जा सकते हो, आप अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख है, आपकी इच्छा हुई अभी जाके मुझे विड्रॉ करना है, बैंक को देना पड़ेगा। दिस इज डिमांड लाइबिलिटीज। ऑन डिमांड, ऑन कस्टमर्स डिमांड, बैंक हैव टू पे। बैंक मना नहीं कर सकती, नहीं नहीं आपने बताया थोड़ी, नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता, मेरे अकाउंट में पैसे है, मेरा पैसा, मैं जब चाहे विड्रॉ करूं, है कि नहीं। तो ये होता है डिमांड लाइबिलिटी। इन दोनों का मान लीजिए किसी बैंक की टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज 100 करोड़ है। ये चेंज होती रहती है, फिलहाल आज की तारीख में समझ लीजिए 100 करोड़ है। तो उसका 4% हिस्सा यानी 4 करोड़ रुपए ये हमेशा कैश बैंक में चाहिए। और इसका 20% हिस्सा यानी कि 20 करोड़ ये पैसे लिक्विड फॉर्म में चाहिए। लिक्विड फॉर्म यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी आप गोल्ड ले सकते हैं, आप शेयर्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसकी एक लिस्ट है आरबीआई की, जो ये चीजों में आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यानी 100 करोड़ में से 24 करोड़ अगर गए, टोटल 20 और 4, तो बचते हैं 76 करोड़। अब ये 76 करोड़ बैंक यूज कर सकती है लोन देने के लिए, और कोई इन्वेस्टमेंट बैंक करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको आगे कभी बताऊंगा। फिलहाल एसएलआर सीआरआर आप समझ गए हो कि भैया जितने पैसे बैंक के पास है ना, उससे ज्यादा इतना पहले पैसा बैंक को साइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही बैंक आगे उसको लोन दे सकती है, किसी भी फॉर्म में यूज कर सकती है। अब दोस्तों समझना, हमारे एग्जाम्पल की बात कर, कितने रुपए हमारे बैंकिंग सिस्टम में आए। हमारे बैंकिंग सिस्टम में 2 लाख रुपए आए। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ₹2 लाख आर इन अवर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बताता हूं। ये दोस्तों 2 लाख रुपए है। ठीक है, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको 1 लाख कर देता हूं, ताकि हमारे कैलकुलेशन एकदम सिंपल हो जाए। ठीक है, 1 लाख रुपए ये बैंकिंग सिस्टम में आए, समझ लीजिए। अब आप ध्यान देंगे, बहुत मस्त चीज आज आप लोग को बताने जा रहा हूं दोस्तों, इसका इफेक्ट आप देखिए। इकोनॉमी के अंदर मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए पूरे बैंक में ये 1 ही लाख रुपए है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये नए 1 लाख रुपए सिस्टम में, अभी 1 लाख से क्या होता है इसका जादू देखिए। 1 लाख रुपए बैंकिंग सिस्टम में आए, ये है समझ लीजिए दोस्तों बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी और बैंक डी। 4 मैंने बैंकों के नाम लिख दिए, और 4 लोगों के नाम लिखता हूं दोस्तों। मिस्टर पी, मिस्टर क्यू, मिस्टर आर, मिस्टर एस। ठीक है, 4 लोगों के नाम भी लिख दिए। चलिए टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, ये 1 लाख रुपए मैंने, मेरा नाम है मिस्टर एक्स, इसने ये 1 लाख रुपए बैंक ए में डिपॉजिट कर दिए। बैंक ए के अंदर ये 1 लाख रुपए डिपॉजिट हो गए। बैंक ए में 1 लाख रुपए डिपॉजिट हो चुके हैं। ठीक है, अब मिस्टर पी बैंक ए के पास जाता है कि सर मुझे लोन चाहिए। बैंक ए को बोलता है कि लोन चाहिए, तो बैंक ए कितना लोन दे सकता है? थोड़ी देर, हाँ एक और अजम्पशन मान लीजिए, सिर्फ सीआरआर नाम की और एसएलआर मिला के समझ लीजिए 10% है। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं 10% पकड़ रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे, यानी दोनों मिला के 10% है, यानी टोटल रिजर्व जो बैंक को रखने हैं वो 10% रखने हैं। तो अब मुझे बताइए बैंक ये 1 लाख रुपए में से कितना लोन दे सकती है? 1 लाख बैंक के टोटल टाइम, मैंने बोला एक, आप ये अज्यूम कीजिए ये जो 1 लाख है ये ही एक सिंगल ट्रांजेक्शन है और कोई पैसा ही नहीं है, अज्यूम कीजिए ऐसा। ठीक है, तो अब ये 1 लाख में से बैंक क्या करेंगी? सबसे पहले तो सर 10,000 रुपए रिजर्व के लिए हटा देंगी। ठीक है, और बचे हुए कितने? सर बचेंगे आपके 90,000। ये बैंक लोन दे सकती है, मैक्सिमम इतना दे सकती है। तो पूरा 90,000 का लोन दे दिया मिस्टर पी को, मिस्टर पी को लोन दे दिया। अब मिस्टर पी के अकाउंट में ये पैसे आ गए, मिस्टर पी के अकाउंट में पैसे आ गए 90,000 रुपए। मिस्टर पी का अकाउंट भी बैंक ए में ही है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब मिस्टर पी क्या करता है? अब ये पैसे मिस्टर पी ने लिए तो इसको कुछ ना कुछ पेमेंट करेगा मिस्टर पी। मिस्टर पी पेमेंट करता है, मिस्टर पी पेमेंट करता है किसी को जिसका अकाउंट है समझ लीजिए बैंक बी के अंदर। मिस्टर पी किसी मिस्टर वाई को पेमेंट करता है, समझ लीजिए मिस्टर वाई को, जिसका मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, एक और लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और मिस्टर Z1। ठीक है, मिस्टर पी पेमेंट कर रहा है समझ लीजिए मिस्टर वाई को, तो मिस्टर वाई अपने बैंक अकाउंट के अंदर वो चेक डिपॉजिट करेगा, और वो बैंक है बैंक बी, तो बैंक ए से पैसे निकल के बैंक बी में आ गए। कितने पैसे आए दोस्तों? 90,000 रुपए। समझ लेना बात, 90,000 का पेमेंट कर। अब बैंक बी क्या करेगा? बैंक बी भी लोन दे सकता है। मिस्टर क्यू नाम का आदमी बैंक बी के पास जाता है कि मुझे लोन चाहिए।
हो सकता है ऐसा? हाँ सर, क्यों नहीं हो सकता, लोन के लिए अप्लाई करता है। और यहाँ पे पी ने अप्लाई किया था लोन के लिए। अब लोन के लिए अप्लाई करेगा तो बैंक बी क्या कितना लोन दे सकता है सर? बैंक बी लोन तो दे सकता है, लेकिन इसको यहां लिख देते दोस्तों, ये एक सेकेंड। ये 90,000 रुपए यहां ट्रांसफर होंगे मिस्टर बी के अकाउंट में, बैंक बी में। अब बैंक बी अगेन 10% लिक्विडिटी रेशो है, आपको मेंटेन करना है। 9,000 रुपए साइड हो जाएंगे और 81,000 रुपीज का लोन मैक्सिमम मिस्टर क्यू को दे सकता है। बराबर है, बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए मिस्टर क्यू को पेमेंट करना है मिस्टर जेड को, ये यहां पे है ना हमारे मिस्टर जेड, मिस्टर क्यू को पेमेंट करना है मिस्टर जेड को, और मिस्टर क्यू बराबर पेमेंट करता है मिस्टर जेड को, और मिस्टर जेड का जो अकाउंट है वो बैंक सी में है। 81,000 बैंक सी के अंदर आ गए। आई होप आप समझ रहे हो। अब मिस्टर आर अप्रोच करते हैं अगेन लोन के लिए बैंक सी के अंदर। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब ये कितना दे सकता है दोस्तों लोन? सर इसको तो 8,100 माइनस करना पड़ेगा और बचा हुआ लोन दे सकता है। 81,000 में से 8,100 गए तो कितने बचेंगे? 009 और एक सेकेंड, 00 यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 72,900। 72 ही आएगा ना? हाँ, या 73 आएगा? नहीं, 72,900। 72,900 का लोन मिस्टर आर को दिया जाता है। अब अगेन मिस्टर आर को पेमेंट करना है किसको? मिस्टर Z1 को। ठीक है, इसका अकाउंट है बैंक डी के अंदर, यानी ये पैसा यहां पे आ जाएगा बैंक डी में 72,900। और मिस्टर एस आता है इनके पास अगेन लोन मांगने के लिए, भैया मुझे लोन दे दो। अगेन 7290 ये माइनस करके जो भी बचा अमाउंट आता है वो लोन दे सकते हैं। अब दोस्तों आप मेरी बात समझिए अच्छे से। यहां आंकड़ा हमारा आ गया 65,610। ठीक है, अब समझना मेरे दोस्तों, टोटल करेंसी कितनी आई बैंक सिस्टम? मैंने बोला था एक ही ट्रांजेक्शन है, 1,00,000 रुपए की करेंसी है। ठीक है, ये 1,00,000 की करेंसी के अंदर आपने कितना टाइम्स पैसा जनरेट हुआ? किसको पैसे काम आए? मिस्टर पी को 90,000 काम आए, लिख लो यहां पे। मिस्टर क्यू को 81,000 काम आए, मिस्टर आर को 72,900 काम आए, और मिस्टर एस को 65,610 काम आए। अब ये आगे ट्रांजैक्शन और जितना चाहे आप बढ़ा सकते हो अंटिल अमाउंट जीरो नहीं हो जाता। और जब ये अमाउंट जीरो होगा ना, तो दोस्तों ये पता है इन सब की अगर आप टोटल मारोगे तो कितना आंकड़ा आएगा? ये आंकड़ा आएगा 10 लाख। ये आंकड़ा आएगा 10 लाख। सर कैसे? मल्टीप्लायर इफेक्ट। 1,00,000 रुपए को 10% ही माइनस करते जा रहे हो और आप उसको घुमाते जा रहे हो, एक से दूसरे बैंक में, दूसरे से तीसरे में, और पर्सन वाइज भी जो पैसा रोटेशन होता है विशियस सर्कल ऑफ इकोनॉमी के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। यानी अगर 1,00,000 रुपए अपन डालते हैं बैंकिंग सिस्टम में आते हैं और रिजर्व रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो मान लीजिए 10% है, तो मल्टीप्लायर 10 टाइम्स हो जाता है। 20% रहा तो बढ़ेगा क्या? 20 बार होगा क्या? ना, 5 टाइम्स होगा, क्योंकि आप रिजर्व ज्यादा रख रहे हो। समझना मेरी बात, रिजर्व ज्यादा रख रहे हो मतलब लोन देने में कम आएगा, और जितना कम होते जाएगा, ये जितना ज्यादा रिजर्व उतना कम मल्टीप्लायर इफेक्ट। समझ में आई आपके बात? दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर इफेक्ट। और ये चीज आज आप लोगों को मैं समझाना चाहता था कि जैसे जैसे पैसा जितना ज्यादा बैंकिंग चैनल के अंदर रहेगा, कंट्री के अंदर रहेगा, उतना ये मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ेगा और उतने टाइम्स ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे। और आखिर जो इसका इंपैक्ट आता है दोस्तों, लास्ट टाइम जीडीपी पे आते थे, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो रहता है उस पे इसका इफेक्ट आता है। जीडीपी वर्ड आपने सुना होगा, हम किसी और कैप्सूल में जीडीपी के बारे में भी लंबा डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ये था हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट दोस्तों, आज यही रुकते हैं, आगे की बात कैप्सूल नंबर 4 में। टिल देन